Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. Very good students, some of you are doing a great job. They are sending regular videos of 2 to 3 minutes and these videos are so much amazing. Thanks for that, and that will increase your standard and knowledge also. So keep making new videos on different topics and send to me, and if you can't send then you also by yourself can practice those topics through videos. So now let's continue our chapter 8 of class 10th, that is how do organism reproduce. As you know that we already have completed this chapter, so today we will discuss about the textual question answers. So let's see what are the questions and we will try to understand these questions and their meaning. Then how can you yourself be able to write the answer without memorizing it from the book or any other reference book. So I will teach you the trick to write the answer by yourself. So now let's start the first question. The first question is what is the importance of DNA copying in reproduction? What is the importance of DNA copying during reproduction? पहले आपको हिंदी में समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि डीएनए जो है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है, साथ में क्रोमोसोम के साथ साथ डीएनए का भी डिवीजन हो जाता है और डीएनए के साथ साथ जीन का भी डिवीजन हो जाता है। क्योंकि वो डीएनए गैमेट के थ्रू हमारे पेरेंट से आता है, तो वो पेरेंट का एग्जैक्ट कैरेक्टर को कैरी करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं और साथ में कुछ वेरिएशन भी हमारे अंदर आता है। ठीक है, डीएनए कॉपी का ये इंपॉर्टेंस है कि ये पेरेंटल कैरेक्टर को लेके आता है ऑफस्प्रिंग में, और साथ में जब इसका कॉपी होता है तो इसमें कुछ वेरिएशंस आता है और ये वेरिएशन हमें हेल्प करता है किसमें, इवोल्यूशन में, और इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी स्पीसीज को सरवाइव करने में। क्लियर है? तो इसको आप कैसे लिखोगे, इट इज इम्पोर्टेंट और डीएनए कॉपिंग इज an important process during reproduction as it carries the parental characters. ये पेरेंटल कैरेक्टर को कैरी करता है, तभी तो हम इंसान के ऑफस्प्रिंग है, इसलिए हम इंसान जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे पेरेंट का वही सेम कैरेक्टर है, एक नाक, दो आंख, दो कान। ठीक है, और दूसरा चीज, ड्यूरिंग DNA copying some variation will occur. Some variation will occur and that will cause evolution, and evolution help the species in survival. Clear? So that's why we can say the DNA copying is an important process as it carries the parental characters, as well as due to DNA copying there is maybe the process slow or fast, due to which some variation also comes, and that variation further leads to cause evolution, and due to evolution we can survive or we can able to survive against the atmospheric condition. So this is the importance of DNA copying. क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। व्हाई वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर स्पीसीज
नॉट फॉर इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएशन होता है ये किसी इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, नेसेसरी नहीं होता है, पर ये स्पीसीज के लिए नेसेसरी होता है। सपोज हम आपका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज कोई वेरिएशन अगर मेरे अंदर आया, सिर्फ अकेले मेरे में आया, तो मैं मैक्सिमम कितने में ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकती हूँ। अगर ये वेरिएशन पूरा का पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन में आ गया तो ये पूरे के पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में वो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी हैबिटेट में, किसी भी नाइट्स के अंदर है। नाइट्स बेटा याद रखना, NICHE, नाइट जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया है एक हैबिटेट के अंदर जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नाइट्स का मतलब दिस इज ए पार्ट ऑफ हैबिटेट इन विच सम सेम टाइप ऑफ स्पीसीज कैन सर्वाइव और अलाइव, ठीक है। तो हैबिटेट के अंदर एक पोर्शन है नाइट्स। नाइट्स को भी हम हैबिटेट जैसे डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। सो अलग अलग नाइट्स के अंदर जो स्पीसीज रहने के लिए एबल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन की वजह से। पर अगर एक इंडिविजुअल में आएगा तो वो एक इंडिविजुअल कम से कम रिप्रोडक्शन करेगा और उस वेरिएंट कैरेक्टर को स्मॉल पॉपुलेशन में या फिर स्मॉल ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसफर कर पाएगा। पर स्पीसीज में अगर होगा तो वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन में वो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर पाएगा। एज ए रिजल्ट पूरा का पूरा स्पीसीज सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? वेरिएशन अलाउ ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिटेट्स और niches. It is in its absence, a species may remain restricted to a particular area if this area get drastically altered due to various natural or man-made causes. The species may be wiped out. However, if some variations are present in few individuals, it would help them to colonize other habitats, survive. But if variation present in a single organism, there would be very little chance for the survive. जो कि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन आएगा तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम स्पीसीज में, कम इंडिविजुअल में ट्रांसफर कर पाएगा। और कम स्पीसीज में ट्रांसफर होने के लिए थोड़े दिन के अंदर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ या फिर मैन मेड एक्टिविटीज हुआ तो ये वाइप्ड आउट हो सकते हैं, कंप्लीटली जिसको बोलते हैं वैनिश हो सकते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पर स्पीसीज में अगर चेंज आएगा तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू इस चेंजिंग कैरेक्टर को दे कैन ट्रांसफर द चेंजिंग कैरेक्टर्स थ्रू रिप्रोडक्शन एंड मेनी स्पीसीज शोज वेरिएशन एंड दैट वेरिएशन हेल्प देम स्पीसीज फॉर सर्वाइव इन एनी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स विच इज कॉस्ट द वाइप आउट ऑफ दोज स्पीसीज। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिजन। थर्ड क्वेश्चन अभी हम डिस्कशन करेंगे कि बाइनरी फिजन जो है वो मल्टीपल फिजन के थ्रू कैसे डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। सो दिस इज सो इजी। Bi means two, fission means splitting. When an organism's body is split into two equal halves. When an organism's body is split into two equal halves. जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो इक्वल हिस्से में ब्रेक होता है उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेनी पार्ट में डिवाइड होता है, मेनी पार्ट्स। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे बस यहाँ पे 2 × 2 और यहाँ पे मेनी, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। बाइनरी फिजन जो है याद रखना है, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। मतलब जब क्लाइमेटिक कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन सुइटेबल होता है तब ये बाइनरी फिजन होता है।
बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन, पर जो मल्टीपल फिजन होता है ये होता है ऑन फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है और मल्टीपल फिजन ऑन फेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम अब बाइनरी फिजन का। इसमें हम अमीबा, जिसको आप अमोइबा पढ़ते हो, ये अमीबा होता है। अमीबा, पैरामेसियम, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन ये असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिवाइड होकर दो इंडिविजुअल अलग दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, और मल्टीपल फिजन में मेनी पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है और मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। बाइनरी फिजन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामेसियम, और मल्टीपल फिजन के थ्रू भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में बताया था, जो मलेरिया पैरासाइट जिसको हम बोलते हैं, ये मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आपको ये तीन पॉइंट लिखने हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर के में आएगा, तो 3 पॉइंट कम से कम आपको लिखनी है, 2 इसके कैरेक्टर के बारे में और एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर। एक ऑर्गेनिज्म को कैसे बेनिफिट होगा, आप लिख लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ एन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड if it reproduces through spores। एक ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट मिलता है जब वो स्पोर के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन करके रिप्रोडक्शन करता है। स्पोर आपको पता है टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। नॉर्मली स्पोर फॉर्मेशन फंगस के जितने स्पीसीज है वो स्पोर फॉर्मेशन करके अपना नंबर बढ़ाते हैं, और ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये एग्जांपल आपको राइजोपस का मैंने दिया था जब पढ़ाया था। स्पोर के अंदर जो इंडिविजुअल होता है, एक तो सपोज ये स्पोर का ऊपर कवरिंग जो है वो हार्ड होता है, रिजिड हार्ड कवरिंग। तो ये रिजिड हार्ड कवरिंग होने की वजह से उसके अंदर जो स्पीसीज है उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। मतलब अगर कंडीशन ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर ज़्यादा हीट है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग कवर है। पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, ये लार्ज नंबर में फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स जो है वो लार्ज नंबर में फॉर्मेशन होता है। अगर लार्ज नंबर में फॉर्मेशन होगा तो एक बार में मिलियंस ऑफ स्पीसीज ग्रो कर सकता है। तो ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक बेनिफिट पॉइंट है। ठीक है, फिर से ये तब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता। इसका मतलब आप ऐसे लिखोगे, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन मिलियन नंबर्स, दे हैव हार्ड रिजिड कवरिंग which protects or prevents the species from the external or from the unfavorable or drastic conditions, and it will germinate when the condition will favorable till it can survive inside the spore. So this is the benefit that the organism get due to spores. और एक बात, जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ था उसको डिस्पर्स होने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप ही एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है और पड़ा रहता है, तब तक पड़ा रहेगा जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन है,
कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन? इसका मतलब है वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म cannot give rise new species through regeneration. हमने इसको प्लेनेरिया का एग्जांपल लिया था कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेशन के थ्रू क्यों नहीं दे पाते। पहली चीज, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू उनका रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज, इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें रीजेनरेटिंग सेल्स एब्सेंट होते हैं। मतलब जो सेल डिवाइड होकर दोबारा से एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है वो एब्सेंट होता है। ये वो रीजन है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं क्यों ये रीजनरेट। सपोज मैं खड़ी हूँ, मेरी हाथ को काट दिया जाएगा, दोनों हाथ को, क्या मेरे दोनों हाथ मेरे जैसे दो इंडिविजुअल बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हूँ। या फिर हम एक बड़ा सा पेड़ को काट देंगे, एक आम के पेड़ को काट दिया, उसका जड़ एक जगह और उसकी डाली को लेकर उगा देंगे, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन में रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होता है जो डिवाइड होके दोबारा से एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए आप इसको क्या लिखोगे? as the complex organisms have a separate reproductive system to reproduction or to reproduce, but if their body part is cut into pieces, then their tissues will not undergo through division. That's why we can say they can't produce new organisms from the process of regeneration. ठीक है? Moreover, simple multicellular organisms can possess special type of cells which have the potential to grow into a new organism, but complex multicellular organism cells lack that specialized cell. हम वो सेल को लैप करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी पार्ट को अगर काट दिया जाएगा तो वो बॉडी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कशन किया। आपके लिए काम ये है, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर को आपको जो मैंने बताया वो प्लस जो आपने समझा वो दोनों को मिला के आंसर को बड़ा बड़ा लिखना है और सेंड करना है। ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया। फिर आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे।